नमस्कार दोस्तों, ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 2026 की एग्ज़ाम की सब्जेक्ट सामान्य जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जनरल मैनेजमेंट, उसके रिगार्डिंग ये लेक्चर है। हम यहाँ से सीरीज़ चालू कर रहे हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटी जो व्यवसाय अध्ययन जनरल बिजनेस स्टडीज़ या व्यवसाय अध्ययन, उससे हम लोग पढ़ेंगे इसको, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिए हैं, तो इसको हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। और इसी की समझ से ही उसमें क्वेश्चन आते हैं। 20 नंबर पिछली बार जो 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी, उसमें 20 क्वेश्चन जनरल मैनेजमेंट से पूछे जा रहे थे, जो बेसिक समझ में ही सारे क्वेश्चन थे। अगर हम उसको एनसीईआरटी वगैरह से अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी समझ बन जाती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रबंधन होता क्या है, प्रबंध की अवधारणा कहाँ से आई, प्रबंध है क्या। तो प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता से प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा कराया जाता है। इससे लोगों के प्रयासों को एक समान दिशा दी जाती है तथा उपलब्ध मानव और भौतिक संसाधनों का समन्वय किया जाता है। तो प्रबंधन को हम समझेंगे कि इसमें उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य को पूरा किया जाता है। मतलब जो हम किसी भी कार्य या उद्देश्य को जो हम अपने मतलब बिजनेस में लेते हैं या किसी व्यक्तिगत जीवन में लेते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। उनको जब हम प्रभावी ढंग से एवं दक्षता पूर्ण ढंग से अगर उनको हम करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ एक मैनेजमेंट या प्रबंधन करना पड़ता है उसको। तो इसमें जो प्रमुख शब्द है जैसे कि प्रक्रिया। तो प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया होती है प्राथमिक कार्य जिन्हें प्रबंधन कार्यों को पूरा करने के लिए हमें करना होता है। जैसे ये कार्य क्या होते हैं? नियोजन होता है, संगठन होता है, नियुक्तिकरण होता है, निर्देशन होता है एवं नियंत्रण होता है। ठीक है। और जो कुशलता क्या होती है? तो कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना, ये कुशलता कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच संबंध होता है। यदि कम साधनों का उपयोग कर अधिक लाभ प्राप्त करना है तो हम कहेंगे कि क्षमता में वृद्धि हुई। क्षमता में वृद्धि होगी यदि उसी लाभ के लिए अथवा निर्गत के लिए कम साधनों का उपयोग किया जाता है एवं कम लागत व्यय की जाती है। और आगत साधन वे होते हैं जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक धन, माल, उपकरण एवं मानव संसाधन हो। तो और एक शब्द आता है प्रभावशीलता। प्रभावशीलता का क्या है कि प्रभावशीलता का संबंध सही कार्य करने, कार्य पूरा करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने से है, जबकि कार्य कुशलता का अर्थ होता है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत में करना। इसमें लागत, आगत और निर्गत के बीच संबंध देखा जाता है। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कार्य कुशलता में संबंध किसके बीच होता है? तो इसमें लागत, आगत और निर्गत के बीच होता है। लागत जो उसके मतलब टोटल क्या कहना चाहिए कि कॉस्ट आती है, जो भी मतलब पूंजी लगती है उसको लागत कह देते हैं। आगत क्या होता है? तो इसमें जो मतलब जो क्या कहना चाहिए, धन, माल, उपकरण और मानव संसाधन, इसको हम आगत साधन कहते हैं। और निर्गत क्या होता है? तो निर्गत जो हमारा अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होता है, अधिक लाभ जो हमें प्राप्त होता है, उसको हम निर्गत कह देते हैं, निर्गत कहा जाता है। अच्छे प्रबंधन के लिए प्रभावशीलता और कार्यकुशलता दोनों आवश्यक हैं। केवल लक्ष्य प्राप्त करना पर्याप्त नहीं होता है। लक्ष्य उचित लागत और संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होना चाहिए। मतलब जैसे किसी को मतलब अगर हम इसको बहुत इजी वे में समझना चाहें तो कार्यकुशलता मतलब हो गया कि जैसे किसी को मतलब बहुत कम लागत में उसने 10 समोसे बनाए, उसके समोसे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो सिर्फ 10 समोसे की सप्लाई कर पाया। लेकिन अगर प्रभावशीलता की बात करें तो मार्केट में अगर 100 समोसे की ज़रूरत है, तो वो अगर 100 समोसे बना पा रहा है तो उसको प्रभावशीलता कहते हैं कि मतलब वो उतनी ज़रूरत को भी पूरा कर ले जा रहा है। और फिर बात करेंगे प्रबंध क्या होता है? तो प्रक्रिया होती है, इसमें प्रभावशीलता होती है, कार्यकुशलता होती है। आगत क्या होती है? धन, सामग्री, उपकरण, मानव संसाधन जैसा। निर्गत क्या होता है? प्राप्त परिणाम, लक्ष्य होते हैं। प्रबंध का संबंध संसाधनों कुशल उपयोग से है। संगठन में प्रबंध क्या होता है? छोटा या बड़ा, लाभकारी, गैर लाभकारी, सेवा देने वाला, निर्माण करने वाला, हर प्रकार के संगठन में प्रबंध आवश्यक है। प्रबंध लोगों के सामूहिक प्रयासों को संगठन के उद्देश्यों की ओर ले जाता है।
फिर बात करें प्रबंध की विशेष परिभाषाएं और विशेषताएं क्या हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह की परिभाषा दी है प्रबंध की। तो ये हेराल्ड कुंटज एवं हिंज वीरिक नाम के विद्वान रहे हैं। तो इन्होंने एक परिभाषा दी कि प्रबंध ऐसा वातावरण तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुने गए लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है कि एक हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें जो लोग हैं वो समूह में कार्य करें और चुने गए लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करें। फिर और इस परिभाषा को दिया था हेराल्ड कुंटज एवं हेंज वेरिक या वेरिच या वेरिक कहीं कहीं मिलता है, रॉबर्ट एल ट्रिवली एवं एन जेन न्यूपोर्ट। इन्होंने परिभाषा दी कि प्रबंध मानव और भौतिक संसाधनों में समन्वय करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इन्होंने कहा कि जो प्रबंधन है या प्रबंध है वो मानव और भौतिक संसाधनों में, क्योंकि मानव और भौतिक जैसे मशीनों से कार्य करना पड़ता है, भौतिक संसाधनों में सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनमें समन्वय करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। फिर क्रेटनर ने कहा बदलते वातावरण में सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए दूसरों के साथ और उनके माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया। क्रेटनर साहब ने कहा कि बदलते वातावरण में, क्योंकि चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं, तो उसमें सीमित संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए दूसरों के साथ और उनके माध्यम से संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की प्रक्रिया। तीनों परिभाषाओं में खास चीज़ क्या है कि हमें संगठन के उद्देश्य या जो हमारे लक्ष्य हैं उनको ही प्राप्त करना होता है। किसी भी प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करना ही उसका अंतिम उद्देश्य होता है। प्रबंध की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं? तो आधारभूत विशेषताएं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, प्रत्येक संगठन में कुछ स्पष्ट उद्देश्य होते हैं एवं प्रबंध उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। कोई भी प्रबंधन या प्रबंध उसमें एक उद्देश्यपूर्ण उसके स्पष्ट उद्देश्य होंगे और उन्हीं के लिए वो कार्य करता है। सर्वव्यापी है प्रबंध क्या है? सर्वव्यापी है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी प्रकार के संगठनों में प्रबंध की आवश्यकता होती है। चाहे आर्थिक कोई कंपनी हो, सामाजिक कोई NGO हो, राजनीतिक कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सब में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। जहाँ भी मैनेजमेंट नहीं होगा वो चीज़ें फेल हो जाएंगी। कोई भी मतलब जो भी आज की डेट में जैसे टेक इंडस्ट्री चल रही है, कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, सब में मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। बहुआयामी होता है प्रबंध। क्या होता है? एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। इसमें कार्य का प्रबंध भी किया जाता है, इसमें लोगों का प्रबंध भी किया जाता है, इसमें परिचालन का प्रबंध भी किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बहुआयामी कॉन्सेप्ट है। कार्य का प्रबंध जैसे समस्याओं का समाधान करना है, निर्णय लेना है, योजनाएं बनाना है, बजट बनाना है, दायित्व निश्चित करना है एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन करना है। लोगों का प्रबंध मतलब इसमें जो है तो कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं में व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार और लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करना। तो इस तरह मतलब इसमें लोगों का भी प्रबंध करना है। ठीक है। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से काम करा लेना आज के प्रबंधक का एक प्रमुख कार्य है। परिचालन का भी कार्य है कि वही परिचालन का भी प्रबंध इसमें प्रमुख आयाम है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है प्रबंधन। प्रबंध के कार्य लगातार हमेशा चलते रहते हैं और ये निरंतर एकजुट लेकिन पृथक, जैसे इसमें नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण एवं नियंत्रण की एक श्रृंखला है। इन कार्यों का सभी प्रबंधक सदा साथ ही निष्पादित करते हैं। ठीक है। फिर गतिशील कार्य, बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण के अनुसार प्रबंध को बदलना पड़ता है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया भी है। अलग अलग लोगों के प्रयासों को समान दिशा में लाकर सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है। फिर बात करें अमूर्त शक्ति। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में इसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। संगठन में प्रबंध के प्रभाव का आह्वान योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति प्रसन्न एवं संतुष्ट कर्मचारी के स्थान और व्यवस्था के रूप में होता है। फिर बात करें प्रबंध के उद्देश्य। तो प्रबंध के जो उद्देश्य हैं वो मेनली 3 उद्देश्य हैं। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य। तो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। तो जो किसी भी अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे जो हमें अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त करना है वही हमारा उद्देश्य होगा। तो किसी भी संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं और प्रबंधन को इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से पाना होता है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है संगठनात्मक उद्देश्य। इसमें जीवित रहना, संगठन का अस्तित्व बनाए रखना और लागतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन अर्जित करना, लाभ अर्जित करना
संगठन के निरंतर सफल संचालन के लिए लाभ आवश्यक है। हम कोई भी संगठन अगर चला रहा है, कोई भी व्यक्ति अगर वो लाभ नहीं कमाएगा तो उसका संगठन बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। वृद्धि, दीर्घकाल में व्यवसाय की संभावनाओं और विकास का लाभ उठाना, इससे बिक्री, कर्मचारियों, उत्पादों या पूंजी निवेश में वृद्धि से मापा जा सकता है। मतलब व्यवसाय दीर्घकाल के लिए, मतलब अगर किसी को चलाना है तो उसको अपनी व्यवसाय की संभावना अलग अलग क्षेत्र में भी हम वो देखता है, और अगर उसको वहाँ संभावनाएं मतलब समझ में आती हैं तो वो वहाँ पे निवेश करता है, अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाता है, अपने उत्पाद में भी अलग अलग, जैसे हम रिलायंस को देख सकते हैं, टाटा को देख सकते हैं, मतलब ऑटोमोबाइल, आईटी कंपनी, और मतलब अलग अलग सेक्टर में है। उसी प्रकार हम देखते हैं रिलायंस को कि रिलायंस उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, रिलायंस आपके ये मोबाइल फ़ोन सिम जो हम चला रहे हैं उसमें भी है, और रिफाइनरी में भी है। तो अलग अलग सेक्टर में भी कंपनियां अपने आप को मतलब अलग अलग जगह पूंजी या उत्पादों का निवेश करती हैं, और अपने जहाँ भी व्यवसाय की संभावनाएं होती हैं वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं। सामाजिक उद्देश्य, तो जो प्रबंध का एक उद्देश्य है उसमें एक सामाजिक उद्देश्य भी है। समाज के लिए आर्थिक मूल्य का निर्माण करना है हमें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन पद्धतियाँ अपनाना है, वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर देना है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो ये सब सामाजिक उद्देश्य हो गए। फिर बात करें हम कर्मचारी संबंधी या व्यक्तिगत उद्देश्य, प्रतिस्पर्धी वेतन और अन्य लाभ। तो जो संगठन में जो कर्मचारी हैं उनको एक प्रतिस्पर्धी वेतन और अन्य लाभ भी देना है, साथियों से मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना है। व्यक्तिगत उन्नति और विकास, व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ तालमेल भी कराना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रबंध के ये 3 उद्देश्य होते हैं, एक संगठनात्मक, एक सामाजिक और एक कर्मचारी संबंधी व्यक्तिगत उद्देश्य। ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर बात करें प्रबंध का महत्व क्या है, तो प्रबंध का महत्व बात करें तो ये सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक है। इससे हम श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण से कार्यक्षमता बढ़ाता है ये, और परिवर्तन को अपनाने में सहायता करके गतिशील संगठन बनाता है। प्रेरणा और नेतृत्व के माध्यम से व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं, सेवाओं, रोजगार, नई तकनीक और सामाजिक विकास में योगदान देता है। फिर बात करें हम प्रबंध की प्रकृति, ये कला है कि विज्ञान है, कि कला और विज्ञान दोनों हैं। तो बात करें हम प्रबंध एक कला है। प्रबंध अगर देखा जाए तो उतना ही पुराना है जितनी की सभ्यता। मानव सभ्यता की बात करें तो लगभग हमें हड़प्पा सभ्यता बात करते हैं तो हम लगभग 2400 ईसा पूर्व से उसका जो काल माना जाता है 2400 से 1800 ईसा पूर्व की समथिंग। आज की डेट से देखें तो लगभग 2400 और 2000 तो लगभग 4400 साल मानव सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का अगर हम देखते हैं, वहाँ से हमें नगरीकरण और सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ भी एक मैनेजमेंट था, तभी वो चीज़ें हमें इतिहास में पढ़ने को मिलती हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि नगर नियोजन था, सड़कें पक्की बनी हुई थी, समकोण पद्धति पे थी, सब कुछ हम देखते हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रबंध उतना ही पुराना है जितने की सभ्यता। यद्यपि आधुनिक संगठन का उद्गम नया ही है, लेकिन संगठित कार्य तो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में संगठन को विशिष्ट लक्षण माना जा सकता है जो सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। तो प्रबंध एक कला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कला होती क्या है। तो कला क्या है कि इच्छित परिणाम को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है। कला अध्ययन, अवलोकन और अनुभव से विकसित होती है। तो कला के आधारभूत लक्षण होते हैं, क्या क्या होते हैं? इसमें सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कला यह मानकर चलती कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है, जैसे कुछ विशेषज्ञ जो होते हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो एक विशेष प्रकार की कला में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे नृत्य के लिए कुछ विशेष सिद्धांत हैं, जन संबोधन के हैं, भाषण जिसको हम कहते हैं, कला, संगीत आदि पर हमें पहले से ही संगीत पे सारेगामापा, ध्वनि है, अलग अलग जो चीज़ें हैं। फिर व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग भी होता है। तो कला क्या होती है कि इसमें मूलभूत जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। इसीलिए 2 नर्तक और 2 वक्ता, 2 कलाकार दोनों अपनी कला का प्रदर्शन में अलग अलग भिन्नता रखते हैं। व्यवहार एवं रचनात्मक पर आधारित, तो जो कला होती है वो मतलब व्यवहारिक होती है। कला वर्तमान सिद्धांतों को ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। हम जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट अथवा भिन्न होती है।
यदि इस बात पर निर्भर करती कि इन सुरों का किस प्रकार से संगीत सृजन में उपयोग किया गया है। इसलिए वो हमें हर जो हम संगीत सुनते हैं वो हमें अलग समझ में आता है, क्योंकि वो उसकी अपनी एक व्याख्या होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। फिर परिस्थिति के अनुसार ज्ञान का अलग अलग उपयोग हो जाता है। फिर अच्छा प्रबंधक जो होता है वो ज्ञान, व्यवहार, रचनात्मकता, कल्पना और पहल को मिलाकर काम करता है। बात करें, प्रबंध एक विज्ञान है, तो विज्ञान क्या होता है कि जो विज्ञान होता है वो क्रमबद्ध ज्ञान का समूह होता है, और जिसके कारण और परिणाम के बीच संबंधों पर आधारित सिद्धांत होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत अवलोकन और परीक्षण के आधार पर विकसित होता है। तो प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान का एक समूह है और इसके अपने सिद्धांत तथा नियम हैं। प्रबंध के सिद्धांत अनेक संगठनों में परीक्षण और अवलोकन के आधार पर विकसित हुए हैं। प्रबंध मानव व्यवहार से जुड़ा होने के कारण इसके सिद्धांत भौतिक विज्ञान की तरह पूर्ण रूप से शुद्ध और सार्वभौमिक नहीं होते हैं। परिस्थिति के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों में संशोधन किया जा सकता है। फिर हम बात करें कला और विज्ञान का संबंध। प्रबंध में कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं हैं। प्रबंध का उपयोग कला की तरह किया जाता है, जबकि प्रबंध के सिद्धांत उसे उपयोग को बेहतर बनाते हैं। दोनों एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। तो प्रबंध में क्या है, कला और विज्ञान दोनों की विशेषताएं हैं। इस तरह हम मानते हैं कि जो प्रबंधन है वो कला और विज्ञान दोनों का इसमें तत्व समाहित है, इसकी दोनों की विशेषताएं समाहित है। और प्रबंध का उपयोग कला की तरह किया जाता है, जबकि प्रबंध के सिद्धांत उस उपयोग को बेहतर बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, बात करें हम तो। फिर